हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो एक इंपॉर्टेंट युक्ति हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं और इस युक्ति का नाम है एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, अनुनादी आवृत्ति, जिसको हम कहें इलेक्ट्रिक सर्किट, फेजर ग्राफ, रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपिडेंस, फेज डिफरेंस और इसको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में, 2022 में, 2024 में पूछा गया है, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये डिवाइस की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, उपयोग। अगर इसकी उपयोग की बात करें कि एलसीआर का उपयोग कहां होता है, एलसीआर के रेजोनेंट कंडीशन का उपयोग कहां होता है, तो ये रेडियो ट्यूनिंग में होता है बच्चों। किस में होता है? रेडियो ट्यूनिंग में। रेडियो की ट्यूनिंग में इसका उपयोग होता है एलसीआर सर्किट का। तो ये याद रखें, इसका उपयोग की रेडियो ट्यूनिंग में कौन से सर्किट का? एलसीआर सर्किट का होता है, वो रेजोनेंस कंडीशन में होता है। लेकिन अभी रेडियो ट्यूनिंग याद रखिएगा, तो ये उपयोग याद रखिएगा, इसके अलग से पॉइंट नहीं है। अब हम समझते हैं पॉइंट वाइज। देखो, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, तो पहला हम पॉइंट यहां पर लेते हैं और जिसका नाम होता है विद्युत परिपथ। क्या होता है बच्चों? विद्युत परिपथ। तो यहां पर हम विद्युत परिपथ बनाते हैं, इसका विद्युत परिपथ किसका? एलसीआर परिपथ का। तो देखो, पहले हम आर पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं? एल पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? सी पढ़ते हैं। तो जैसे हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं वैसा का वैसे हम बना लेते हैं। तो पहले हमने आर पढ़ा है, तो डायग्राम में देखिए आर के लिए हम क्या करते हैं? जिग-जैग इस टाइप से बना देते हैं। ये हो गया आर। आप चाहें कैसे सीक्वेंस में बना सकते हैं, एल को पहले बनाओ, सी को, फिर आर को बनाओ, या ये सब तीनों किसमें है? श्रेणी क्रम में है, तो आप किसी को भी कहीं लगा सकते हैं। तो हमने पहले आर पढ़ा है, तो पहले हमने आर को ले लिया। फिर हमने क्या पढ़ते हैं? एल पढ़ते हैं। एल का मतलब होता है कुंडली, जिसको इंडक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो पैरेलल या समांतर प्लेट्स जो होता है ना, पट्टी का, समांतर पट्टी का संधारित्र, वो बना दिया हमने। तो ये तीनों के पहले सिंबल बना दिया। हम विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं बच्चों। इसका प्रतिरोध क्या लेते हैं? आर। ओके, इसका लेते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, या प्रतिबाधा भी बोल सकते हैं, या प्रतिघात बोलते हैं। सॉरी, एल बनाइएगा, इसको सी मैंने लिख दिया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? एल, है ना। इसका इंडक्टेंस एल हम यूज करेंगे, और इसका हम जो प्रतिरोध यूज करेंगे वो क्या करेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र प्रतिघात, या धारिता प्रतिघात भी कह सकते हैं। ठीक है। तीनों की इकाई की बात करें तो ओम ही होती है, कॉन्सेप्ट वही होता है। थोड़ा सा और आगे हम समझेंगे तब क्लियर होगा। तो हमने क्या किया? प्रतिरोध को, इंडक्टर को, इंडक्टर मतलब जो कॉइल है उसको, और संधारित्र को, तीनों को किस में लगा दिए हैं? श्रेणी क्रम में। जैसे हमने सीक्वेंस में पढ़ा वैसा ही। साथ ही साथ में हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज का सिंबल इस टाइप से होता है। तो ये हमने इसका सर्किट परिपथ बना दिया है। अगर मैं इसमें वोल्टेज दूं तो वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हर एक एसी जो सर्किट होगा या फिर विद्युत परिपथ होगा, ये पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, उसमें ये चित्र हम बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपको पता है धारा मान लीजिए आई जाती है, तो इसके अक्रॉस भी धारा आई होगी, इसके अक्रॉस भी धारा आई होगी, और इसके अक्रॉस भी धारा आई होगी। मतलब धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका वोल्टेज होगा, और धारा को मान लेते हैं आई। धारा को क्या मान लेते हैं? आई। तो आई का मान इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए सेम होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसको वी आर बोल देते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी एल बोल देते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी सी बोल देते हैं बच्चों। तो ये धारा के लिए मैंने, धारा का जो परिमाण है सभी के लिए क्या होगा? एक जैसा होगा। तो ये मैंने सबसे पहले क्या बना दिया है? ये सिंबल है किसका? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ये इनपुट वोल्टेज होगा, और इसमें हमें धारा का मान के आगे निकालना है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले
मैंने क्या बता दिया आपको, विद्युत परिपथ का बोले तो आपने विद्युत परिपथ ऐसे बना दिया। आप चाहें तो पहले एल को यहां ले लें पहले, फिर सी को ले लें बीच में और आर को आखिरी में ले लें, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत परिपथ हो गया। दूसरा हम आते हैं फेजर डायग्राम पर। पहले विद्युत परिपथ के लिए क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब इसी में मैं क्या करता हूं, दूसरा पॉइंट भी लिख लेता हूं, दूसरा पॉइंट इसको इरेज करता हूं और दूसरा पॉइंट इसी में बताता हूं मैं। दूसरा पॉइंट इसी में है जिसको हम लिखते हैं फेजर आरेख। क्या लिखते हैं, फेजर आरेख। ठीक है, फेजर आरेख में हमें ये ध्यान रखना है, हम फेजर आरेख किसके बिटवीन ड्रॉप कर सकते हैं, ये इंपीडेंस डायग्राम भी हो सकता है या वोल्टेज डायग्राम भी हो सकता है। इसको हम वोल्टेज डायग्राम के रूप में भी हो सकता है, या डायग्राम वोल्टेज डायग्राम कहते हैं या इंपीडेंस डायग्राम कहते हैं, इंपीडेंस डायग्राम। मतलब इसको वोल्टेज आरेख भी बोल सकते हैं और इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा ग्राफ भी बोल सकते हैं या प्रतिबाधा आरेख भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका दूसरा वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, अब इसमें हम देखते हैं, हमें एक चीज याद है, चलो इतना पहले ये लिख लिया आपने, अब यहां बनाता हूं मैं। अच्छा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा देते हैं। और हमें पता है जब हम धारा की बात करते हैं, जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, ये लीजिए मैंने क्या लिया, वी आर लिया है और यहां पर मैंने क्या लिया है, वी एल लिया है। यहां पर वोल्टेज, पहले वोल्टेज डायग्राम में समझते हैं इसको, फेजर डायग्राम ही है, मेन हेडिंग इसकी क्या है, फेजर डायग्राम या फेजर आरेख। यहां वी एल लिया है या वी आर लिया है, मतलब एक्स एक्सिस में, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है वीसी। लेकिन यहां पर दिख रहा है वीएल ग्रेटर देन क्या है, वीसी है। लेकिन जब हम इसको रिजल्टेंट फॉर्म में लिखते हैं या सही तरीके से लिखते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं इस टाइप से, ये हो जाएगा आपका वी आर, और यहां तक आप रिजल्टेंट, यहां रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाता है, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज को बोलते हैं परिणामी। परिणामी क्या आएगा, वोल्टेज, अभी हम देखेंगे इसमें भी। और यहां पर हम लिख लेते हैं वी एल माइनस वीसी, माइनस कर देते हैं इसमें, इसको ऊपर ले जाते हैं तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, और यहां पर फाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फाई। तो ये वाला डायग्राम जो है, ये इसको हम बोलते हैं फेजर आरेख। किस किस के बीच, किस किस के लिए, ये वी आर के लिए, और हम कहें कि मतलब रेजिस्टेंस के लिए, और एक्सएल के लिए, और एक्सी के लिए, वोल्टेज के फॉर्म में। अब इसी को इंपीडेंस के फॉर्म में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसी को इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा के फॉर्म में, प्रतिबाधा के रूप में, है ना। प्रतिबाधा के रूप में क्या करेंगे बच्चों, ऐसा का ऐसा ही लिखना है। यहां पर वी आर की जगह क्या आ जाएगा, आर। यहां पर परिणामी प्रतिबाधा आ जाएगी, या प्रतिबाधा ही कह सकते हैं इसको, प्रतिबाधा। ठीक है, यहां पर VL की जगह आ जाएगा XL, और VC की जगह आ जाएगा XC, यहां पर XL है ये। ठीक है, और यहां पर परिणामी आ जाएगा, और ये एंगल को बोलते रहे फाई। तो ये हमने फेजर डायग्राम दोनों के बना लिए हैं। थोड़ा सा अगर हम इंडिविजुअल के फेजर डायग्राम की बात करें, चलो इतना पहले नोट कर लो, इसी में थोड़ा सा और समझाना है मुझे। ठीक है, जब इंडिविजुअल के बात करें हम, तो इंडिविजुअल में हमने देखा था कि जो वोल्टेज सभी के लिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आया था। लेकिन जब आपने R सर्किट लिया, L सर्किट लिया और C सर्किट लिया, तो आपको धारा क्या मिली, इसमें धारा मिली थी आपको I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा कि V, अगर V R यहां पर है तो इसकी धारा भी यहीं पर होगी, धारा भी क्या होगी, धारा भी क्या होगी, यहीं पर होगी। ये यहां तक धारा है, धारा का कुछ मान कम है, लेकिन इसमें जो फेज डिफरेंस है, या फाई नोट का फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे थे, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कलांतर नहीं था। लेकिन जब एल सर्किट में देखा तो वोल्टेज तो सभी के लिए कॉमन था, लेकिन आपने देखा ये मिला था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कितना था, माइनस पाई बाई टू
2 था, तो मान लीजिए मैं इसको धारा को यहां ले रहा हूं, धारा को कहां ले रहा हूं, एक्स एक्सिस में, तो y 90 डिग्री नीचे चल रहा है, मतलब धारा क्या है 90 डिग्री पीछे है। या फिर इसको वोल्टेज ले लो, क्या करेंगे, इसको वोल्टेज ले लो, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, कौन आगे है, अगर इसमें देखें तो इसमें वोल्टेज आगे है, वोल्टेज 90 प्लस आगे है और ये पीछे है, तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए या y एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूं, I ले रहा हूं, तो ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, मतलब पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2। या इसी को उल्टा लिखना है, यहां पर v लिखना है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, आपका क्या जाएगा, ये आई वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, मतलब इसका मतलब है ये 90 डिग्री से कौन लीड करके चल रहा है, तो वोल्टेज लीड करके चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है ना। कैपेसिटेंस की जब हम बात करेंगे या इसी को उल्टा लिखना है, तो यहां अगर आप वोल्टेज लिखना चाहते हैं, यहां पर क्या लिखना चाहते हैं, चलो इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा भी सही है, और आप चाहें तो इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो क्या जाएगा, ये बना दिया आपने वोल्टेज के लिए, किसके लिए बना दिया, ये बना दिया आपने वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये भी हो गया, लेकिन इसमें धारा क्या है 90% नीचे है, तो आप फाई का मान पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये आई हो जाएगा। तीसरा फेजर डायग्राम अगर सी सर्किट का बोले, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, बाकी इस तीनों को ज्वाइन करके तो हमने जो बनाया वही होगा। इसमें धारा क्या मिली थी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट, सी में ये मिली थी, एल में ये और आर में ये। इसमें फेज डिफरेंस कितना था, तो फेज डिफरेंस था फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें प्लस फाइव की जगह पाई बाय 2, फाइव की जगह यहां पर क्या मिला था, पाई बाय 2 प्लस का, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसमें कौन लीड है, कौन लीड कर रहा है, तो इसमें धारा लीड कर रही है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज को यहीं बनाएंगे और धारा को ऊपर बना देंगे, तो ये कितना, ये वोल्टेज हो जाएगा और ये धारा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तीनों के फेजर इंडिविजुअल समझ में आ गया, और इन्हीं को मिक्सअप करके हमने जो फेजर डायग्राम किसके बना दिए हैं, एलसीआर परिपथ के बना दिए हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब तीसरा बोल रहे हैं परिणामी वोल्टेज, तीसरा क्या आ गया इसमें, परिणामी वोल्टेज, तो इसको यहां लिख देता हूं। तो तीसरा पॉइंट को अब हम समझते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, परिणामी वोल्टेज। तीसरा पॉइंट परिणामी वोल्टेज, इसके लिए हमें फेजर डायग्राम ही लेना है, और फेजर डायग्राम में हमें क्या लेना है, यहां पर वी आर आ जाएगा, यहां पर परिणामी वोल्टेज आ जाएगा, और यहां पर वी एल माइनस वी सी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर हम ले लेते हैं फाई, और ये जो वाला लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो एंगल फाई बना रही है फेज डिफरेंस वाला, जो ये हमें देगी परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हमने बोला है फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम से, फेजर आरेख से, इनका नेम दे दीजिएगा, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज नेम दे दीजिएगा बेटा, ओ ए बी से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब क्या है यहां पर, या पहले आप आधार ले लीजिएगा, आधार क्या है, वी आर स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और ये कर्ण क्या जाएगा, कर्ण जो परिणामी वोल्टेज है उसको हमने वी बोल दिया, तो वी का स्क्वायर, तो परिणामी वोल्टेज क्या आ गया, रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, या यहां पर लिख दूं इसको, तो v बराबर रूट में आ जाएगा बेटा वी आर, इसको परिणामी वोल्टेज बोलेंगे, परिणामी वोल्टेज बोलेंगे, प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। आई होप परिणामी वोल्टेज का डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया, कैसे निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब परिणामी प्रतिबाधा का निकालेंगे बच्चों, किसका निकालेंगे आप, परिणामी प्रतिबाधा। अब हमें इसमें इंपिडेंस डायग्राम लेना होगा, प्रतिबाधा आरेख लेना होगा।
चलो लेते हैं, इसको हटाता हूं अब मैं यहां से। देखो बेटा, प्रतिबाधा आरेख से अब यहां पर लिखेंगे प्रतिबाधा आरेख, इंपीडेंस डायग्राम जिसको हम बोल रहे हैं। तो वही का वही कॉन्सेप्ट है, जहां वी आर था वहां पर आर हो गया, और जहां पर V था वहां पर हम Z बोलते हैं, Z को ही प्रतिबाधा बोलते हैं, Z को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जहां पर VL था वहां पर XL हो गया, और जहां पर माइनस था तो माइनस, और जहां पर VC था वहां पर XC हो गया, ठीक है। और यहां पर फाई है तो फाई। तो अब फिर से वही समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे, किसका लगा देंगे, समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब प्रतिबाधा का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो प्रतिबाधा या परिणामी प्रतिबाधा भी बोल सकते हैं इसको। परिणामी प्रतिबाधा क्या आ गई, रूट आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां तक लिखा, नोट कर लीजिए। देखिए आपको पता है एक्सेल क्या है, एक्सेल को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, या इसी को लिखा जा सकता है 2 पाई एफ इंटू एल, है ना। तो ओमेगा एल जहां पर एक्सेल है वहां पर ओमेगा एल भी आप लिख सकते हैं। और ऐसा ही एक्स सी, सॉरी ये क्या है, एक्स एल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक्स एल है, और एक्सी को ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात, तो ये एल आएगा उसमें। और ये संधारित्र या धारिता प्रतिघात है, ये धारिता प्रतिघात, और इसकी इकाई क्या होगी, ओम ही होगी दोनों की, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रेरण प्रतिघात हो, चाहे धारिता प्रतिघात हो, सबके लिए ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ओम। एक्सी को क्या लिखेंगे, तो ये होगा 1 ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ, और यहां पर आ जाएगा सी। तो आप जहां जहां पर एक्सएल लिखा है वहां पर ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। यहां पर एफ आवृत्ति है और एल क्या है, स्वप्रेरकत्व, है ना। और यहां पर सी क्या है, धारिता, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। परिणामी वोल्टेज भी मैंने बता दिया है, और प्रतिबाधा परिणामी बता दिया है। अब कलांतर समझते हैं बच्चों, क्या समझते हैं, कलांतर। तो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, चलो फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो फोर्थ पॉइंट को आप समझेंगे, है ना। चलो इसको पूरा ही अब हटा ही दिया तो पूरा ही हटा देते हैं, वैसे इसकी ही जरूरत पड़ेगी हमें फिर से। तो फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं हम, फोर्थ तो हो गया है, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, कलांतर, कलांतर। तो कलांतर के लिए हम प्रतिबाधा ग्राफ लेते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा ग्राफ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आरेख से। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे, यहां पर आर ले लिया है, यहां पर जेड ले लिया है, यहां एक्सएल माइनस एक्सी ले लिया है ना, और यहां पर जेड लिया था, और यहां पर हमने कलांतर को क्या बोला था, फाई, कलांतर को क्या माना था, फाई। तो कलांतर फाई हो गया। तो अब हम समकोण त्रिभुज, त्रिभुज नेम ले दो ओ ए बी, यहां पर कोण चाहिए तो टेन ले लेते हैं, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब में क्या है बेटा, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आधार में क्या है, आर। अगर चाहिए कलांतर तो क्या लिखा, कलांतर, कलांतर का सूत्र क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। तो आई होप कलांतर वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। ये पूरा ऐसा कैसा आप लिख सकते हैं इसको, इसको वोल्टेज डायग्राम से भी बना सकते हैं। जहां पर एक्सएल है वहां पर क्या आ जाएगा, बताइए, VL, और जहां पर एक्सी है वहां पर VC, और यहां पर VR आ जाएगा, बस थोड़ा सा ये है। तो ये कलांतर का आ गया, ओके, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका आखिरी वाला पॉइंट समझते हैं, जिसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुनादी आवृत्ति।
रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट को लिखते हैं, अनुनादी आवृत्ति। इसको ध्यान रखना है, अनुनादी आवृत्ति की कंडीशन याद रखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अनुनादी आवृत्ति का पूछ लेते हैं कई बार। तो इसमें याद रखिए एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है, एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर होता है, जेड जो है वो मिनिमम हो जाता है, और जेड जब मिनिमम होता है तो वो आर की भांति व्यवहार करता है। एक्सएल क्या है? प्रेरण प्रतिघात। एक्ससी क्या है बताइए? धारिता प्रतिघात। और यहां जेड क्या है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का मान शून्य मिनिमम हो जाता है, प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और जब प्रतिबाधा का मान मिनिमम हो जाता है तो जो एलसीआर जो परिपथ है वो किसके जैसा व्यवहार करने लगता है? आर परिपथ की तरह व्यवहार करने लगता है। उस कंडीशन में धारा का मान जो होता है वो अधिकतम हो जाता है, धारा का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ये कंडीशन याद रखना है किसकी? अनुनादी आवृत्ति की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा? एक्ससी का। प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। और प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों? अधिकतम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मेरा इनपुट वोल्टेज क्या था, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी था, और धारा क्या है? तो धारा लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कलांतर हमने यहां पर रखा नहीं है, हमें पता नहीं है कि पाई बाई टू आएगा, माइनस पाई बाई टू आएगा, तो वो तो हम जो फाइव हमने इससे पहले वाले जो पॉइंट है उसमें से कलांतर यहां पर निकाल के हम वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई धारा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है? अधिकतम। लेकिन यहां पर मुझे निकालना है अनुनादी आवृत्ति। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी यहीं पर इसको इरेज करके आगे करूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों, ये वाली कंडीशन आपने लिखी है, लेकिन अनुनाद की आपको पता है भाई, आपको क्या पता है? आपको ये पता है एक्सेल को हमने अभी लिखा था, एक्सेल को हमने क्या लिखा था? ओमेगा इंटू एल। और एक्सी को क्या लिखा था? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। और 1 अपॉन सी तो था ही, ये एल को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ओमेगा जो है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी है, तो ओमेगा को हमने क्या लिखा? रूट 1, 1 का रूट क्या होगा? 1 ही होगा, तो 1 अपॉन रूट एल सी हो जाएगा। ये क्या है? कोणीय अनुनादी आवृत्ति। कोणीय अनुनादी आवृत्ति का बोले तो ओमेगा, इसको आर फॉर रेजोनेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कोणीय नहीं बोला है इन्होंने, अनुनादी बोला है। तो हमें पता है ओमेगा आर को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ, और यहां पर आर लिख दो। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ यही होता है ना, तो रेजोनेंट है तो रेजोनेंट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक है, तो एफ आर बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ये आ गया है अनुनादी आवृत्ति का भी सूत्र, फॉर्मूला भी आ गया होगा। ठीक है, सारी कंडीशन को मैंने कवर किया है। अगर मान लीजिए बाय चांस आपको एलसीआर सर्किट ना पूछकर वो एलआर सर्किट पूछ ले, आरएल सर्किट पूछ ले, सीआर सर्किट पूछ ले, तो बच्चों इसमें जो वाला पॉइंट है उसको हटा देना आप। जैसे मान लीजिए एलआर हुआ तो सी को हटा दिया, है ना, आरसी हुआ तो एल को हटा दिया, तो कंडीशन वही की वही है। एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं, पावर फैक्टर। इसी वाले पॉइंट में मैं एक नोट और करके बता देता हूं, जिसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। सेवंथ वाला पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सेवंथ वाला पॉइंट लिख देते हैं, पावर फैक्टर, जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं या सामर्थ्य गुणांक बोलते हैं। तो 7वां पॉइंट इसमें लिख देता हूं मैं, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम पहले यहां से समझते हैं, औसत शक्ति। औसत शक्ति बराबर होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। इसमें जो कॉस फाई है यही पावर फैक्टर होता है या शक्ति गुणांक होता है। ये वाले पार्ट को ही बोलेंगे शक्ति गुणांक। इसी को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। आपको याद रखना है कि ये इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको इंपीडेंस डायग्राम से ही हम शक्ति गुणांक का मान निकाल सकते हैं। ये Z हो गया, ये XL माइनस XC हो गया, और ये R हो गया।
भाई cos फाई चाहिए आपको, फाई तो आपके पास ये है, सॉरी ये वाला फाई है, तो फाई को आप कैसे निकल सकते हैं, बेस की जगह आर आ जाएगा, और बेस आधार बटे क्या होता है कर्ण, मतलब जेड आ जाएगा। आप चाहें तो आर की जगह आर, जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, ओके, थैंक यू।